हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 175 के बारे में, विधानमंडल के सदनों में संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। तो शुरू करते हैं इस अनुच्छेद के बारे में। आर्टिकल 175 ए के कहता है, प्रत्येक विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले राज्यपाल अपना लिखित संदेश विधानमंडल के दोनों सदनों में भेजेगा। ठीक है। अब चूंकि राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों में खुद तो जाकर वो देता नहीं है, तो राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों में भेजता है अपने लिखित संदेश को, और इस संदेश को विधानमंडल के दोनों सदनों में दोनों सदनों के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसको रखा जाता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि विधानमंडल के दोनों सदनों में राज्यपाल के संदेश को किसके द्वारा रखा जाता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा रखा जाता है। ठीक है। राज्यपाल के इस लिखित संदेश को राज्यपाल का अभिभाषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यपाल का अभिभाषण कहा जाता है। और राज्यपाल के अभिभाषण को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें वर्तमान सरकार के कार्य एवं योजनाओं का उल्लेख किया जाता है। क्लियर है? दूसरे पर आते हैं, दूसरे बिंदु पर। आर्टिकल 175 दो ये कहता है कि राज्यपाल के लिखित संदेश या राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानमंडल के दोनों सदन यथाशीघ्र कार्यवाही करेंगे। यथाशीघ्र क्या करेंगे? कार्यवाही करेंगे। अगर विधानमंडल के सदस्य चाहें तो राज्यपाल के अभिभाषण में या राज्यपाल के लिखित संदेश में संशोधन कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर, जब राज्यपाल के अभिभाषण को मुख्यमंत्री कार्यालय तैयार कर रहा है, तो इसमें संशोधन की आवश्यकता क्या है? तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसमें। अगर वर्तमान सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है और राज्यपाल के अभिभाषण में वो वर्तमान सरकार ने वो कार्य अपने हिस्से में लिख दिया, और ये कार्य पुरानी सरकार ने किया है, तो पुरानी सरकार या विपक्ष इसका विरोध करेगा ना। जो कार्य आपने नहीं किया है उसको अपने कार्य में क्यों गिन रहे हो? ठीक है। अगर वो कार्य मंजूर हो जाता है, विधानसभा उस राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दे देती है, तो राज्यपाल की या विधानसभा की प्रोसीडिंग में आ जाएगा कि यह कार्य वर्तमान सरकार ने किया है। मतलब विधानसभा की लाइब्रेरी में आ जाएगा, विधानसभा की प्रोसीडिंग में रहेगा कि यह कार्य वर्तमान सरकार ने किया और किया है नहीं। इसलिए वर्तमान सरकार अगर किसी कार्य को जो उसने नहीं किया है वो उसमें लिख दे, तो विपक्ष उस कार्य को हटवा सकता है, वर्तमान सरकार के मतलब राज्यपाल के अभिभाषण को संशोधन कर सकता है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं लिखना इसको। 175 एक, प्रत्येक विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले प्रत्येक विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले राज्यपाल अपना लिखित संदेश राज्यपाल अपना लिखित संदेश विधानमंडल के दोनों सदनों में भेजता है। विधानमंडल के दोनों सदनों में भेजता है। नोट डाल के आपको यहां पर रखना है, राज्यपाल के लिखित संदेश को दोनों सदनों में
दोनों सदनों में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रखा जाता है या पेश किया जाता है। विधानसभा में विधानसभा का रिटर्निंग ऑफिसर और विधान परिषद में विधान परिषद का रिटर्निंग ऑफिसर अपने अपने सदनों में इस राज्यपाल के लिखित संदेश को रखते हैं। राज्यपाल का लिखित संदेश राज्यपाल का अभिभाषण कहलाता है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा तैयार किया जाता है। राज्यपाल का लिखित संदेश राज्यपाल का अभिभाषण कहलाता है। राज्यपाल का अभिभाषण कहलाता है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है जिसमें वर्तमान सरकार के कार्य एवं योजनाओं का उल्लेख किया जाता है। एवं योजनाओं का उल्लेख किया जाता है। जिनमें वर्तमान सरकार के कार्य एवं योजनाओं का उल्लेख किया जाता है। ये तो रहा 175 एक। अब 175 दो की बात करें। 175 दो, तो 175 दो ये कहता है कि विधानमंडल के या राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानमंडल के दोनों सदन यथाशीघ्र कार्यवाही करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानमंडल के दोनों सदन यथाशीघ्र कार्यवाही करेंगे। यथाशीघ्र कार्रवाई करेंगे। अब यथाशीघ्र कार्रवाई करने का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बोला, राज्यपाल के अभिभाषण में वर्तमान सरकार के कार्य और उनकी योजनाओं का उल्लेख होता है। तो जो भी योजनाएं राज्यपाल के अभिभाषण में राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की गई हैं, उन योजनाओं पर विधानमंडल के दोनों सदन जल्द से जल्द कोई कानून बनाएंगे या उन योजनाओं को लागू करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। क्लियर है? स्टाफ आगे नीचे लिखना है आपको। विधानमंडल के सदस्य चाहे विधानमंडल के सदस्य चाहें तो राज्यपाल के अभिभाषण में
संशोधन कर सकते हैं। संशोधन कर सकते हैं। अगर विधानमंडल के सदस्य चाहें तो राज्यपाल के अभिभाषण में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। कोई कार्य जो वर्तमान सरकार ने नहीं किया है और वर्तमान सरकार ने उस कार्य को अपने कामों में लिख दिया है, तो विधानमंडल के सदस्य उसमें संशोधन करके उस कार्य को उसमें से हटा सकते हैं। ठीक है, यह है राज्यपाल का अभिभाषण। अब इसके एक समान आर्टिकल है, आर्टिकल 176, जो बात करता है राज्यपाल के विशेष अभिभाषण की। अनुच्छेद 176, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा तो आपको आनंद आ जाएगा। 176 ए के कहता है, देखिए, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण केवल दो ही दशाओं में, या राज्यपाल अपना विशेष अभिभाषण केवल दो ही दशाओं में देता है। कौन कौन सी दशा है? पहला, नवीन विधानसभा के गठन होने के बाद, विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले, और दूसरा, प्रत्येक नए वर्ष में विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले। इन दोनों कंडीशनों में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, नवीन विधानसभा के गठन होने के बाद, विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले, और प्रत्येक नए वर्ष में विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को समावेत रूप से, समावेत का यहां पर मतलब होता है एक साथ, समावेत रूप से अपना विशेष अभिभाषण देता है। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें वर्तमान सरकार की केवल योजनाओं का उल्लेख किया जाता है। किसका उल्लेख है? केवल योजनाओं का उल्लेख है। क्लियर है? इसका दूसरा नियम यह कहता है कि राज्यपाल के विशेष अभिभाषण में विधानमंडल के सदस्य संशोधन नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण में विधानमंडल के सदस्य संशोधन नहीं कर सकते। क्लियर है? राज्यपाल के विशेष अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाती है। कौन सा प्रस्ताव लाती है? धन्यवाद प्रस्ताव लाती है। इस धन्यवाद प्रस्ताव पर अंतिम भाषण जो होता है विधानसभा में, वो मुख्यमंत्री का होता है। किसका होगा? मुख्यमंत्री का। धन्यवाद प्रस्ताव पर साधारण बहुमत से विधानसभा की मंजूरी मिलना आवश्यक है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर मंजूरी नहीं मिली तो? अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो राज्यपाल यह समझता है कि वर्तमान सरकार अल्पमत में है, इसलिए राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो विधानसभा को क्या कर सके? भंग कर सके। क्लियर? अगर विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव को साधारण बहुमत से मंजूरी नहीं मिली तो विधानसभा भंग हो जाती है। क्लियर है? लेकिन विधान परिषद की मंजूरी मिलना ना मिलना आवश्यक नहीं है। क्लियर है? तो ये सब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 176 में। तो लिखते हैं इसको, 176 एक, नवीन विधानसभा के गठन होने के बाद नवीन विधानसभा के गठन होने के बाद विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले और प्रत्येक नए वर्ष में
विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले तो प्रत्येक नए वर्ष का विधानमंडल सत्र कौन सा होगा? बजट सत्र। तो प्रत्येक नए वर्ष में विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को दोनों सदनों के सदस्यों को समावेत रूप से कोष्टक में लिख देना एक साथ, समावेत रूप से अपना विशेष अभिभाषण देता है। विशेष अभिभाषण देता है। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा तैयार किया जाता है। जिसमें वर्तमान सरकार के कार्य एवं योजनाओं का उल्लेख मिलता है। सॉरी, वर्तमान सरकार की केवल योजनाओं का उल्लेख किया जाता है, कि केवल योजनाओं का उल्लेख किया जाता है। योजनाओं का उल्लेख किया जाता है। एक चीज विशेष रूप से समझिए, 2022 में राजस्थान में पेपर लीक हुए सेकंड ग्रेड के, जिसको लेकर भारी विरोध किया बीजेपी पार्टी ने। 2023 का जब बजट सेशन हुआ तो उस समय राज्यपाल विशेष अभिभाषण देने के लिए आए। उस समय राज्यपाल थे, वो थे कलराज मिश्र। ठीक है, तो राज्यपाल कलराज मिश्र जैसे ही अपना विशेष अभिभाषण देने आए तो बीजेपी के लोगों ने या बीजेपी के नेताओं ने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया। तो राज्यपाल अपना विशेष अभिभाषण बीच में ही छोड़कर वापस राजभवन लौट गए। बाकी का पूरा विशेष अभिभाषण पड़ा विधानसभा अध्यक्ष ने। उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे सीपी जोशी साहब। तो बीजेपी के एक नेता है राजेंद्र राठौड़, उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा ही पढ़ा जाता है, इसे विधानसभा के अध्यक्ष नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए ये राज्यपाल के द्वारा विशेष अभिभाषण दोबारा से पढ़ा जाना चाहिए। क्लियर है? तो राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा उस पिटीशन में कि अगर राज्यपाल अपने विशेष अभिभाषण का एक लाइन या एक पैराग्राफ भी पढ़ दे और बाकी का पूरा विशेष अभिभाषण अगर विधानसभा अध्यक्ष पढ़ता है तो उस विशेष अभिभाषण को राज्यपाल के द्वारा ही पढ़ा हुआ माना जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो विशेष रूप से यहां पर समझना कि राज्यपाल का एक लाइन या एक पैराग्राफ
पढ़ना जरूरी ही है। अगर वो नहीं पढ़ता है तो उसे राज्यपाल का विशेष अभिभाषण नहीं माना जाएगा। क्लियर है? यहां तक आया होगा आपकी समझ में। तो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें वर्तमान सरकार की केवल योजनाओं का उल्लेख किया जाता है। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं 176(2) की। 176(2) राज्यपाल के विशेष अभिभाषण में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण में अभिभाषण में विधानमंडल के सदस्य संशोधन नहीं कर सकते हैं। संशोधन नहीं कर सकते हैं। अगर कार्यों का उल्लेख होता तो उसमें संशोधन किया जा सकता था। यहां पर तो केवल योजनाओं का उल्लेख है, तो संशोधन इसमें नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं राज्यपाल के अभिभाषण पर या राज्यपाल के विशेष अभिभाषण पर अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाती है। जिस पर अंतिम भाषण मुख्यमंत्री का होता है। अंतिम भाषण मुख्यमंत्री का होता है। धन्यवाद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाती है, जिस पर अंतिम भाषण किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है। धन्यवाद प्रस्ताव को विधानसभा में साधारण बहुमत से मंजूरी मिलना आवश्यक है। धन्यवाद प्रस्ताव पर विधानसभा में साधारण बहुमत से मंजूरी मिलना आवश्यक है। मंजूरी मिलना आवश्यक है। विधान परिषद की मंजूरी आवश्यक नहीं है। विधान परिषद की मंजूरी आवश्यक नहीं है। विधान परिषद की मंजूरी आवश्यक नहीं है, केवल विधानसभा की साधारण बहुमत से विधानसभा की मंजूरी मिलना आवश्यक होता है। क्लियर है यहां तक? यह है आर्टिकल 176। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 177 की। ठीक है, शुरू करते हैं अनुच्छेद 177।
अनुच्छेद 177। विधानमंडल के सदनों में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। विधानमंडल के सदनों में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। तो मंत्री और महाधिवक्ता के क्या अधिकार होते हैं विधानमंडल के सदनों में, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान से रखना। विधानमंडल में 2 सदन हो सकते हैं। विधानमंडल में 2 सदन हो सकते हैं। तो विधानमंडल का अनिवार्य सदन है विधानसभा, और ऐच्छिक सदन है विधान परिषद। क्लियर है? अब विधानसभा का कोई सदस्य है या विधान परिषद का कोई सदस्य, तो विधानसभा का कोई सदस्य विधान परिषद की बैठकों में और विधान परिषद का कोई सदस्य विधानसभा की बैठकों में भाग नहीं ले सकता है। क्लियर है? विधानसभा के सदस्य विधानसभा की बैठकों में भाग लेंगे और विधान परिषद के सदस्य विधान परिषद की बैठकों में भाग लेंगे। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं कि अगर विधानसभा का कोई सदस्य मंत्री है या विधान परिषद का कोई सदस्य मंत्री है, तो मंत्री विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मंत्री विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, तथ्य रख सकते हैं, प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? परंतु विधानमंडल के किसी सदन में किसी प्रस्ताव पर मत विभाजन के समय मंत्री उसी सदन में अपना मतदान दे सकता है जिस सदन का वह सदस्य है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मंत्री विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं दोनों सदनों में, तथ्य रख सकते हैं दोनों सदनों में, प्रस्ताव पेश कर सकते हैं दोनों सदनों में, परंतु विधानमंडल के किसी सदन में किसी प्रस्ताव पर मत विभाजन के समय मंत्री उसी सदन में अपना मतदान दे सकते हैं जिस सदन के वे सदस्य हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मंत्री विधानसभा का सदस्य है और उसने प्रस्ताव पेश किया है कहां पे, विधान परिषद में, और विधान परिषद में उस प्रस्ताव पर अगर वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है, तो क्या वो विधान परिषद की बैठकों में, विधान परिषद की उस वोटिंग में भाग ले सकता है, मतदान में भाग ले सकता है? नहीं ले सकता। अगर विधान परिषद का कोई सदस्य जो मंत्री है और वो उसने विधानसभा में कोई प्रस्ताव पेश किया, ठीक है, क्या वो विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है? भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, तथ्य रख सकता है, प्रस्ताव तो पेश किया ही, परंतु विधानसभा की वोटिंग में वो भाग नहीं ले सकता, मतलब मतदान नहीं कर सकता। क्लियर है? एक चीज यहां पर। अब जैसे कि हमने पढ़ा था आर्टिकल 164 में, 164 में हमने पढ़ा था कि ऐसे किसी व्यक्ति को भी तो मंत्री बनाया जा सकता है जो विधानमंडल का सदस्य ना हो, है ना? तो मान लो ऐसे किसी व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है और वो मंत्री है और उसने किसी भी सदन में कोई प्रस्ताव पेश किया, क्या वो किसी भी सदन की मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सकता है? तो नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य है ही नहीं। जब तक वो किसी सदन का सदस्य नहीं बन जाता तब तो वो किसी भी सदन की मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। क्लियर है यहां तक? तो लिखते हैं इसको। सबसे पहले बात करेंगे मंत्री के बारे में और फिर बात करेंगे हम महाधिवक्ता के बारे में। तो मंत्री विधानमंडल के
दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, कोमा भाषण दे सकता है, कोमा तथ्य रख सकता है, तथ्य रख सकता है, और प्रस्ताव पेश कर सकता है, प्रस्ताव पेश कर सकता है। परंतु विधानमंडल के किसी सदन में किसी प्रस्ताव पर मत विभाजन के समय मत विभाजन के समय मंत्री उसी सदन में मंत्री उसी सदन में अपना मतदान दे सकता है, अपना मतदान दे सकता है, जिस सदन का वह सदस्य है। जिस सदन का वह सदस्य है। क्लियर है यहां तक? अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे क्वेश्चन के बारे में। पहले हम महाधिवक्ता के बारे में पढ़ लेते हैं। अब है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, तथ्य रख सकता है, दोनों सदनों की समितियों का सदस्य हो सकता है, परंतु विधानमंडल के किसी सदन में किसी प्रस्ताव पर मत विभाजन के समय महाधिवक्ता किसी भी सदन में अपना मतदान नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि वो विधानमंडल का सदस्य होता ही नहीं है, इसलिए वो मतदान नहीं दे सकता है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि वो विधानमंडल का अगर सदस्य नहीं है तो विधानमंडल की बैठकों में फिर भाग ही क्यों ले रहा है? मान लो किसी मंत्री से संबंधित किसी मंत्री से संवैधानिक या कानूनी विषय पर कोई सदन में कोई प्रश्न पूछा, ठीक है, और उस मंत्री को उस संवैधानिक या कानूनी विषय पर उस विषय की कोई जानकारी है ही नहीं, तो जानकारी कौन लेगा, कौन देगा मंत्री को? तो जानकारी देगा महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता अगर सदन में उपस्थित रहेगा तो मंत्री के लिए वो सहायक के रूप में कार्य कर सकता है। इसलिए महाधिवक्ता को यह अधिकार होता है कि वो विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकों में क्या ले सके, भाग ले सके। क्लियर है? तो महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है,
तथ्य रख सकता है। समितियों का सदस्य हो सकता है। समितियों का सदस्य हो सकता है, परंतु विधानमंडल के किसी सदन में किसी प्रस्ताव पर मत विभाजन के समय महाधिवक्ता किसी भी सदन में अपना मतदान नहीं दे सकता है। किसी भी सदन में अपना मतदान नहीं दे सकता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया होगा आपको? ठीक है, अब बात करते हैं एक प्रश्न से संबंधित, जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन है, यदि मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य है, उच्च सदन का सदस्य है, तो अपनी सरकार के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वह क्या नहीं कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है? पहला ऑप्शन, अपने समर्थन में भाषण देना। दूसरा ऑप्शन, अपने समर्थन में तथ्य प्रस्तुत करना या तथ्य देना। सी, अपने समर्थन में मतदान करना। और डी, उपरोक्त सभी कर सकता है। तो ध्यान रखना, अपने समर्थन में भाषण दे सकता है। अब यहां पर थोड़ा सा इसको समझना, इसने कहा यदि मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य है। मुख्यमंत्री किस सदन का सदस्य है? उच्च सदन। उच्च सदन कौन सा होता है? विधानमंडल का। विधानमंडल का उच्च सदन है विधान परिषद। ठीक है,
यदि मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य है तो वो अपनी सरकार के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान रखना, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल कहां पे लाया जा सकता है? वो विधानसभा में लाया जा सकता है। विधानसभा में ही विपक्ष जो है वो सरकार के विरुद्ध क्या लाता है? अविश्वास प्रस्ताव। किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध क्या लाता है? अविश्वास प्रस्ताव लाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाता है, ठीक है। तो एक चीज तो आपको यह समझनी पड़ेगी कि अविश्वास प्रस्ताव केवल कहां पे लाया जा सकता है? विधानसभा में ही लाया जा सकता है। कौन लाता है? विपक्ष लाता है। किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध लाता है। क्लियर है? तो सरकार के विरुद्ध अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो, और मुख्यमंत्री किस सदन का सदस्य है? विधान परिषद का सदस्य है, तो वो अपने समर्थन में भाषण दे सकता है, ये तो सही है। अपने समर्थन में तथ्य दे सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अपने समर्थन में मतदान नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो किस सदन का सदस्य है? उच्च सदन का सदस्य है। तो उच्च सदन का सदस्य होने के कारण मुख्यमंत्री अपने पक्ष में भाषण दे सकता है, अपने पक्ष में तथ्य रख सकता है, लेकिन अपना मतदान विधानसभा में नहीं दे सकता, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव कहां पे लाया जाता है? विधानसभा में ही लाया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं लाया जाता। क्लियर है? तो जब आप ये पूरा विस्तार से पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी से हल कर सकते हो। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के बारे में, आर्टिकल 178 के बारे में विस्तार से। तो हमारे साथ जुड़े रहिए आप। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।